डियर स्टूडेंट्स, प्राचीन भारत के इस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग एंशिएंट इंडिया में गुप्ता पीरियड को पढ़ रहे थे। इसमें कुछ चीज़ों को, जैसे गुप्त वंश के इतिहास के जानने का स्रोत क्या है, ये हम लोगों ने देखा था। दूसरी चीज़ हम लोगों ने देखी थी कि गुप्तों की जाति क्या थी, आखिर किस जाति से संबंधित थे। और तीसरी बात हम लोगों ने पढ़ा था कि गुप्त वास्तव में कहाँ के मूल निवासी थे, कहाँ की नेटिव लोग थे। तो ये तीन बातों को पढ़ने के बाद हम प्रवेश कर रहे हैं कि गुप्त वंश में जो महत्वपूर्ण शासक हैं उसको पढ़ने के लिए। तो आज का क्लास संबंधित है चंद्रगुप्त प्रथम से। ये टॉपिक आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस सेक्शन से जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस पर से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इस कारण भी काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। और दूसरी बात यह है कि ये नहीं कहा जा सकता है कि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में नहीं आ सकता है, क्योंकि एक किंग है, एक राजा है, कमीशंस का कभी भी कोई भी विचार बन सकता है इसको देने के लिए। तो प्रीवियस जो आइडियाज़ हैं उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि इस पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं और भविष्य में सब्जेक्टिव के भी आशा कर सकते हैं। दूसरी बात ये जो पढ़ाने से पहले हम बताना चाहते हैं कि ये जो टॉपिक है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त फर्स्ट, इसके पहले भी शासक दो हो चुके हैं, लेकिन उनकी स्थिति जो थी वो एक स्वतंत्र शासक की नहीं थी। इस कारण से उसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तो उसको चंद्रगुप्त प्रथम के साथ ही हम लोग पढ़ रहे हैं। जो भी उसके बारे में जानकारी इतिहास के पुस्तकों में उपलब्ध है वो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। जो गुप्त वंश का आरंभ होता है, शुरुआत होती है, वो 3री सदी ईस्वी में। ठीक है। और ऐसी परिस्थिति में जो कुषाणों का शासन था, इसके पहले जो थे वो कुषाण वंश शासन कर रहे थे इसके पूर्व। ठीक है। और उनका समय था प्रथम सदी ईस्वी, यानी प्रथम सदी ईस्वी में कुषाण क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है या पतनशील हो जाता है। तो अब सवाल पैदा ये होता है, ये जो गैपिंग है, यानी प्रथम सदी से लेकर के तीसरी सदी तक, यानी 3री सदी ईस्वी तक, इसमें क्या था। तो थोड़ा सा इस पर हम लोग ध्यान दें, क्योंकि आमतौर पे ये माना जाता है कि कुषाण वंश, जिसने मौर्योत्तर काल में एक भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन किया। मौर्योत्तर काल आमतौर पे जो पॉलिटिकल डिसइंटीग्रिटी का पीरियड माना जाता है, राजनीतिक के अस्थिरता या विरंखिलता का समय माना जाता है, उस समय में कुषाणों ने भारत को अपने शासनकाल में एक किया था। उसके बाद ऐसा समझ लेते हैं लोग कि उसके बाद फिर भारत में गुप्तों का शासन आ गया और गुप्तों ने देश के इंटीग्रिटी को बनाए रखा। लेकिन आप गौर से देखिए कि ये बीच का जो पीरियड है प्रथम से 3री शताब्दी, इसमें भी भारत में राजनीतिक विरंखिलता यानी पॉलिटिकल डिसइंटीग्रिटी पाई जा रही है। और इस समय भी बहुत सारे छोटे छोटे वंश, जैसे नागवंश, वकाटक वंश,
इसी के अलावा दक्षिण भारत में आप चले जाइए तो पल्लव वंश, और भी बहुत सारे वंश थे, एक दो वंश नहीं थे। अगर उसका लिखना चाहिए तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। 20-25 वंश थे और सब छोटे छोटे थे। लिच्छवी वंश भी इस समय था, शकों का भी था, कुषाणों का भी था, जिसको किदार कुषाण कहते हैं, निबाद के कुषाण कहते हैं। तो ये जो 200 वर्षों का पीरियड है, ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल डिसइंटीग्रिटी का पीरियड है। इसी समय जो पाटलिपुत्रा था, जो भारत का उतना लिख लिए ना आप लोग, तो जो पाटलिपुत्रा था वो भारत की राजनीतिक शक्ति का केंद्र रहा था। यहीं पर आदि गुप्त वंश का अस्तित्व पाया जा रहा है। हम जानबूझ करके आदि गुप्त वंश क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि गुप्तों का उदय, जो आज का टॉपिक हम लोग का है चंद्रगुप्त प्रथम, उसके ये पूर्वज थे। और आदि गुप्त वंश में दो नाम आपको पढ़ने हैं, यानी दो शासक पढ़ने हैं आपको। उसमें पहला शासक जो है वो श्रीगुप्त है, ठीक है। और इसका पीरियड अगर कहा जाए आपके सुविधा के लिए तो 240 से 80 ईस्वी आप मान सकते हैं। हालांकि इसका कोई एग्जैक्ट तिथि नहीं मिलता है, इतिहासकारों के द्वारा बनाया गया तिथि, तो हम उसी का अनुसरण कर रहे हैं। और दूसरा है घटोत्कच। इसका पीरियड 280 से लेकर के 319 ईस्वी तक माना जाता है। अब देखिए, इसके बारे में जहां तक श्रीगुप्त के बारे में बात है, तो जानकारी का जो स्रोत है सिर्फ दो सिक्के हैं, और इसी के आधार पर जो है इसका नाम आया है। और जो दो सिक्के हैं उसमें एक सिक्के में गुप्तस शब्द का प्रयोग किया गया है, और ये जो गुप्तस शब्द है ये संस्कृत और प्राकृत का मिला जुला रूप है। संस्कृत प्लस प्राकृत भाषा का मिला जुला शब्द है। तो इस तरीके से विद्वानों ने जो इस गुप्तस का अर्थ लगाया है वो है महाराजा गुप्त। अब इसके बारे में विद्वानों का कहना है यह है कि सिर्फ इतनी जानकारी मिलने से हम क्या माने। तो इसमें दो प्रकार का विचार है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि ये जो गुप्तस लिखा हुआ है, जिसको श्रीगुप्त आज के समय में कहा जा रहा है, ये आदि पूर्वज थे, यानी बहुत पहले हुए और उन्हीं से इनका ओरिजिनेट हुआ। दूसरा विद्वानों का एक वर्ग ऐसा है जो कहता यह है कि नहीं, ये बहुत पहले के नहीं है, बल्कि ये 3री शताब्दी ईस्वी के ही हैं, और इसी के बाद जो है अगला शासक घटोत्कच बनता है। तो ये दोनों बातें अनुमान पर है। कौन बात सही है, इतिहास के इस चीज की व्याख्या अभी तक नहीं हो पाई है। दूसरा जो शासक है जिसका नाम घटोत्कच है, इसका एक प्रभावती गुप्त, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की जो है पुत्री है।
इसके दो लेख मिलते हैं, पूना लेख और रिद्धपुर लेख। रिद्धपुर लेख, इस लेख में गुप्त वंश का जो आरंभ है, गुप्त वंश का आरंभ महाराजा घटोत्कच से माना गया है। और यही वो आधार है जिसके आधार पर बहुत सारे इतिहासकार ये कहते हैं कि श्री गुप्त घटोत्कच से पहले नहीं था, बल्कि और पहले था, और आदि पूर्वज के रूप में श्री गुप्त को स्वीकार किया जाता है। लेकिन सिर्फ प्रभावती गुप्त के पूना और रिद्धपुर लेख में गुप्त वंशावली घटोत्कच से शुरू होती है। इसके अलावा जितने भी गुप्त अभिलेख हैं जो बाद में हम लोग को मिलेंगे, ये मिलते हैं, उन गुप्त अभिलेखों में जो है, जो गुप्त अभिलेख है, इस गुप्त अभिलेख में जो गुप्तों की वंशावली है, जो गुप्तों की वंशावली है, इस गुप्तों की वंशावली का जो आरंभ होता है, वो आरंभ श्री गुप्त से होता है, और उसके बाद घटोत्कच का नाम आता है। लेकिन ये दोनों के साथ महाराजा शब्द का प्रयोग किया गया है, और ये शब्द बताता है कि इनकी स्थिति जो थी वो एक सामंत की थी, एक फ्यूड्स की थी। यानी चाहे श्री गुप्त हो या चाहे घटोत्कच हो, ये स्वतंत्र शासक नहीं थे, बल्कि एक सामंत थे। तो अब सवाल पैदा होता है कि किसके सामंत थे? तो इस पर कुछ अलग प्रकार का विचार जो है उभर कर करके सामने आता है। तो उधर से लगता है कि नजर लगा रहे हैं, इसलिए बढ़ नहीं रहा है। अच्छा, कर दे रहे हैं नीचे। तो अब प्रश्न ये उठता है कि किसके सामंत थे? ये दोनों जो थे वो किसके सामंत थे? एक ये सवाल। इसका उत्तर जो दिया जाता है वो इस प्रकार से कि पहला, कि केपी जायसवाल एक हिस्टोरियन है, प्राचीन काल में इनका अच्छा पकड़ है। ये कहते हैं कि ये लिच्छवियों के सामंत थे। एक और इतिहासकार हैं जिनका नाम है सुधाकर चट्टोपाध्याय। इनका ये कहना है कि ये मुरुंडों के सामंत थे। एक और इतिहासकार हैं जिनका नाम है फ्लीट, और इनका कहना है कि ये शकों के सामंत थे। तो ये बात जो क्लियर हुई कि गुप्त के जो आदि लोग थे, जिनमें दो नाम आते हैं, एक श्रीगुप्त और दूसरा नाम आता है क्या? घटोत्कच। इन्होंने चूंकि महाराज की उपाधि धारण की थी, महाराजा धीराज की नहीं। यहां पर आप ध्यान दें कि अगर किसी राजा के नाम के आगे महाराज की स्थिति हो तो उसको सामंत माना जाता है किसी न किसी का। अगर कोई स्वतंत्र शासक है
तो वो जो उपाधि धारण करेगा वो महाराजा धीराज का, जिसका अर्थ हुआ राजाओं का राजा। तो ऐसी परिस्थिति में जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है उसे हम एक इंडिपेंडेंट किंग, स्वतंत्र शासक के रूप में स्वीकार करते हैं। क्योंकि जितने गुप्त अभिलेख हैं उन सारे गुप्त अभिलेखों में इन दोनों के लिए क्या उपाधि है? महाराज। इस कारण से इनकी स्थिति सामंती है। तो अब किसके सामंत थे, ये ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चंस आता है। हमने शुरू में ही क्लास में कहा आपको कि इस सेक्शन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको ज्यादा आता है। तो उसमें 3 प्रकार के विचार हैं। एक केपी जायसवाल का, जो काफी महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा कि लिच्छवियों के सामंत थे। दूसरा सुधाकर चट्टोपाध्याय है, उनका कहना है कि ये मुरुंडों के सामंत थे। और फ्लीट का कहना है कि नहीं, ये शकों के थे। फ्लीट का बात थोड़ा हद तक कुछ इतिहासकार इसलिए स्वीकार करते हैं कि चंद्रगुप्त के द्वारा शकों को पराजित करके ही सत्ता की स्थापना की गई थी, लेकिन इसका कोई अकाट प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो इस बेला में हम यही कह सकते हैं कि गुप्त, आरंभिक गुप्त किसके सामंत थे, उसमें ये 3 प्रकार के विचार जो है वो प्रचलित है। अगर हमसे पूछिएगा कि ऑब्जेक्टिवली अगर आ जाए सर तो हम क्या करेंगे, तो हमने जो अभी तक अध्ययन किया है और पूर्व के परीक्षाओं में जो सवालात पूछे गए हैं और जो आंसर माना गया है वो लिच्छवी के बारे में माना गया है। आमतौर पे ये माना जाता है कि लिच्छवियों के सामंत थे। लेकिन इस क्रम में एक बात और जुड़ी हुई है जो केसी श्रीवास्तव अपने पुस्तक में लिखते हैं कि महाराज का पदवी धारण करना ये इस बात का प्रमाण नहीं माना जा सकता है कि उसकी स्थिति सामंती थी। और वो प्रमाण क्या देते हैं कि जैसे वकाटक वंश था, जिसका वर्णन मैंने अभी किया कि गुप्त के पूर्व का एक वंश है, तो उसके शासक भी महाराज की उपाधि धारण करते थे, लेकिन ये तय है कि वकाटक किसी के सामंत नहीं थे। इसी प्रकार से लिच्छवियों के बारे में कहा जाता है कि इनके शासक भी महाराज की उपाधि धारण करते थे, लेकिन लिच्छवी भी किसी के सामंत नहीं थे। तो इतिहास में यह तर्क कि जिसने महाराज की उपाधि धारण की वो उसकी स्थिति सामंती है, आज के समय में केसी श्रीवास्तव इसको इनकार करते हैं। तो खैर जो भी हो, तथ्य यही है आरंभिक शासकों के बारे में। और हम समझते हैं कि आप एक छोटा सा टॉपिक था चंद्रगुप्त प्रथम से पहले वो पूरी तरीके से समझ चुके हैं। ठीक है, तो बढ़े आगे है? हो गया, मिटाओ ये तो अपने मिट गया। ये हो क्या रहा है भाई? वो लगता है नहीं, वो ये ठीक बोल रहा है। बहुत ज्यादा जब लिखते हैं ना तो सब मिटाया, सब जाके जमा हो जाता है, तो उस वजह से भी बोलते हैं सुबोध जी को। अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे, चंद्रगुप्त फर्स्ट। देखिए, इसके बारे में जो गुप्त अभिलेख कहता है वो सीधा सीधी ये कहता है कि गुप्त अभिलेख के अनुसार इसके बारे में कहा जाता है कि घटोत्कच का पुत्र था। और 319 ईस्वी में ये गुप्त शासक बना। और इसी समय इसके अभिलेख में जो उपाधि मिलती है
वो महाराजा धीराज की उपाधि मिलती है। तो महाराजा धीराज की ये उपाधि धारण करता है और इसी कारण से इसको कहा जाता है कि इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। कौन? तो चंद्रगुप्त प्रथम। जैसे देखिए ना, इसको बार बार बंद हो जा रहा है। हमको लगता है कि वो सब भर गया होगा, उसको मिटा दीजिए तो फिर रहने दीजिए। तो इसने क्या किया कि ये प्रथम शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो इस वजह से कहते हैं कि ये गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। क्लियर? तो इंट्रोडक्शंस में जो बात आपको लिखनी है इस सेक्शंस में, वो इतना ही लिखनी है। अब इसमें 3 बातें हम लोग को जाननी है चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। बहुत छोटा टॉपिक है। उसमें जो पहला शीर्षक हम लोग का बनेगा वो के लिच्छवी और राजकुमारी से विवाह। लिच्छवी राजकुमारी का जहां तक प्रश्न है तो उसका नाम था कुमार देवी, और इस कुमार देवी के साथ चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह होता है। और इस विवाह का समय जो उसके अभिलेख में बताया गया है वो शासक बनते के साथ फौरन 319-20 ईस्वी में। ठीक है? और इस बात का प्रमाण क्या है इस विवाह का, कि आखिर कैसे आप कहते हैं कि उसका विवाह हुआ? तो इसका प्रमाण जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जारी किए गए सिक्के, इन सिक्कों में जो उपमा मिली है, जो नाम मिला है, वो चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार के सिक्के। एक नाम और मिलता है राजा रानी प्रकार के सिक्के। और ये सारे के सिक्के जो थे वो स्वर्ण के थे। और अगर इनकी संख्या कही जाए तो इस प्रकार के कुल 25 सिक्के हम लोग को प्राप्त होते हैं। इसके अलावा सिक्कों में एक सिक्का ऐसा है जो सिर्फ चांदी का प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से 25 सोना का और एक चांदी का, तो कुल 26 सिक्के प्राप्त हुए हैं जो चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित है। और इस क्रम में जो बात कहना है कि इस एक सिक्का जो चांदी से प्राप्त हुआ है, तो पहले तक ये पढ़ा जाता था कि गुप्त वंश का प्रथम शासक जिसने चांदी के सिक्के जारी किए वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था, जो समुद्रगुप्त के बाद बैठता है। लेकिन इस सिक्के की नवीन प्राप्ति के आधार पर अब ये धारणा समाप्त हो गई। अब अगर आपको ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन आएगा कि गुप्त काल में चांदी के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए,
तो उसमें नाम जो आएगा वो चंद्रगुप्त प्रथम का, ना कि चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य का। एक तो तथ्य ये हुआ। दूसरा तथ्य ये आप जानिए कि ऐसा नहीं है कि गुप्तों के द्वारा ही सर्वप्रथम चांदी के सिक्के जारी किए गए, बल्कि भारत में चांदी के सिक्के के प्रमाण गुप्त वंश से पहले भी मिलते हैं, लेकिन उसका स्वरूप दूसरा था और इस समय का स्वरूप दूसरा था। क्लियर? अब इस क्रम में जो आगे हम लोग को पढ़ना है वो ये कि ये जो विवाह था जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, उसके प्रमाण के रूप में जो दूसरा प्रमाण है वो समुद्रगुप्त का समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति है। और इस प्रयाग प्रशस्ति में एक शब्द लिखा हुआ है कि लिच्छवी दौहित्र। लिच्छवी दौहित्र का अर्थ होता है कि चंद लिच्छवियों का पुत्र। और ये उपमा किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो ये उपमा प्रयोग किया गया है चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। तो ये दो प्रमाण है, एक खुद उसके द्वारा जारी किए गए सिक्के और दूसरा प्रयाग प्रशस्ति जिसमें लिच्छवी दौहित्र कहा गया है चंद्रगुप्त प्रथम को, जिससे ये प्रमाणित होता है कि साहब इसका प्रथम उपलब्धि ये था कि महाराजा धीराज उपाधि धारण करने के साथ ही साथ इसमें लिच्छवियों की पुत्री कुमार देवी के साथ विवाह किया था। तो अब प्रश्न उठता है कि इस विवाह का इतिहास में महत्व क्यों है? एक बात आपके दिमाग में होगी, इस विवाह का महत्व इसलिए है अगर इस विवाह के महत्व के बारे में देखा जाए कि आखिर क्या महत्व है इससे चंद्रगुप्त प्रथम को क्या लाभ हुआ, तो लाभ हुआ इसके साम्राज्य का। इसके साम्राज्य में क्या हुई? इस वजह से वृद्धि हुई। कैसे वृद्धि हुई? तो जो लिच्छवी राज था, जो लिच्छवी राज था उसके दो क्षेत्र थे, एक वैशाली और दूसरा नेपाल। ये दोनों क्षेत्र लिच्छवी राज के अधीन थे। तो जब शादी हुई तो जो वैशाली का क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र, ये गुप्त साम्राज्य में शामिल हो गया। यानी गुप्त साम्राज्य का ये वैशाली क्या बन गया? अंग बन गया। एक हिसाब से कह सकते हैं कि पूरा उत्तरी बिहार। जहां तक नेपाल की बात है, तो नेपाल को हम नहीं मान सकते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम के साम्राज्य में शामिल किया गया था, क्योंकि नेपाल के विजय करने का वर्णन जो है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में उसके द्वारा दिया जाता है। लेकिन जो भी हो, इतना तो तय था कि इस विवाह संबंध से जो प्रथम गुप्त शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, उनके शक्ति में वृद्धि हुई, उनके साम्राज्य में वृद्धि हुई। तो इस तरीके से यह एक टोटली राजनीतिक विवाह था, एक पॉलिटिकल मैरिज था। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह एक सामाजिक विवाह भी था। वो कैसे? क्योंकि लिच्छवी कुल जो था वो उच्च जाति का माना जाता था, तो उससे विवाह करने के पश्चात गुप्त भी जो है वो उच्च जाति के माने जाने लगे, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी। लेकिन इतिहासकारों का एक दूसरा वर्ग मनुस्मृति का सहारा लेता है और कहता है
कि मनुस्मृति में लिच्छवियों को जो है निम्न कुल प्रमाणित किया गया। इसलिए उससे विवाह करने के कारण उसके सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि नहीं हुई। इसलिए कुमार देवी के साथ जो विवाह था वो पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल विवाह था, एक राजनीतिक शादी थी, जिसके वजह से उसके साम्राज्य में वृद्धि हुई। ये सब बात आपको हम इसलिए बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिवली ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर इसी को सब्जेक्टिवली आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा तो ये जो एक्सप्लेनेशंस कर रहे हैं इन टॉपिकों का वो आपको सब्जेक्टिवली लिखना पड़ेगा, तब उसके आंसर के रूप में उसको मान्यता मिलेगी। ठीक है, तो उसके शासन अवधि की ये सबसे पहली घटना है जो मैंने आपको कहा। उसके बाद दूसरा जो घटना इसके शासनकाल की है वो है साम्राज्य, मतलब एम्पायर। कहां से कहां तक था? एक सवाल पैदा होता है कि आखिर पाटलिपुत्रा का उसका हेडक्वार्टर था, ये हम मानते हैं, लेकिन और भी तो एरिया होगा। तो उसके साम्राज्य का जो सीमांकन होता है वो विष्णु पुराण से होता है। स्रोत में भी हम इस बात को बता चुके हैं, आपको शायद याद होगा। विष्णु पुराण क्या कहता है? इस पुराण में यह कहा गया है कि गुप्तों का शासन अनुगंगा से साकेत तक होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पाटलिपुत्रा तो उसके पास था ही, उसका हेडक्वार्टर था, और अनुगंगा का पहचान कहां से है? तो इलाहाबाद से, यानी प्रयाग से। और साकेत तो आप जान रहे हैं कि अयोध्या को बोलते थे उस समय। तो ये जो क्षेत्र है, यही क्षेत्र चंद्रगुप्त प्रथम का साम्राज्य था। चंद्रगुप्त प्रथम का एम्पायर था, यानी साम्राज्य था। ये तो एक विष्णु पुराण से प्रमाणित होता है। दूसरा प्रमाण ये भी है, जिसको हम अन्य प्रमाण के रूप में कह सकते हैं, कि इसको ऐसे भी साबित किया जा सकता है कि जो आरंभिक शासक है, आरंभिक शासक में कौन कौन है? तो अभी आपने देखा दो नाम, एक श्रीगुप्त और दूसरा कौन? तो घटोत्कच। तो इन शासकों का स्थिति सामंती थी, और एक सामंत इतने बड़े क्षेत्र पे शासन नहीं कर सकता है। दूसरा कि जो समुद्रगुप्त है, जो इसके बाद शासक बनेगा, इस समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में जो उसके दिग्विजय से संबंधित है, यानी जीत से संबंधित है, इस प्रयाग प्रशस्ति में अनुगंगा प्लस साकेत, ये दोनों के विजित करने का वर्णन नहीं है। विजित करने का वर्णन नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो प्रथम शासक थे वो सामंत थे, और वो सिर्फ पाटलिपुत्रा तक ही सीमित थे, ये उसके कुछ और छोटे भागों पर।
इसलिए उनके शासन काल में प्रयाग और साकेत उनके साम्राज्य के अंतर्गत नहीं हो सकते। और समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है जिसमें उसके दिग्विजय का वर्णन है, जिसमें उसने 3 महत्वपूर्ण अभियान किए और भी किए थे। उसमें प्रथम आर्यावर्त अभियान में 3 शासकों को पराजित किया, 3 राज्यों को। उसके बाद दक्षिणापथ की विजय की, जिसमें 12 शासकों को पराजित किया। फिर आर्यावर्त की द्वितीय विजय हुई, उसमें उसने 9 शासकों को पराजित किया। फिर 4 सीमावर्ती शासकों को पराजित किया। तो ये जितने विवरण हैं उसमें कहीं भी अनुगंगा और साकेत का नाम नहीं है, जिसका अर्थ ये हुआ कि ये तो गुप्त साम्राज्य में पहले ही से शामिल था। पाटलिपुत्रा, अनुगंगा यानी प्रयाग और साकेत समुद्रगुप्त को अपने पिता चंद्रगुप्त प्रथम के माध्यम से ही विरासत में मिली थी, तो उसको विजित कैसे करेगा? वो तो जीता हुआ पहले से था। तो इस कारण से कह सकते हैं कि उसने जो है वो साम्राज्य जो है उसमें पाटलिपुत्रा से लेकर करके इलाहाबाद यानी प्रयाग तक का जो एरिया है वही जो है उसके साम्राज्य के अंतर्गत शामिल था। तो ये दूसरी बात आपको समझ में आई, पहली कुमार देवी से विवाह और दूसरा। अब एक तीसरा जो उसका उपलब्धि है वो है संवत जारी करना। संवत जारी करना, ठीक है। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्याभिषेक यानी जिस वर्ष उसका ओथ सेरेमनी हुआ था, कब हुआ था? तो 319-20 में। तो इसी वर्ष उसने एक संवत जारी किया। संवत समझते हैं ना? संवत का मतलब कैलेंडर। एक संवत जारी किया, और ये जो संवत जारी किया इसी को हम लोग गुप्त संवत के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये उसकी तीसरी उपलब्धि है। तो एक और अगर शासन काल की इसकी बात किया जाए तो इसने 319 से लेकर के 350 ईस्वी तक इसका शासनकाल माना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 350 में इसने अपने जीवन काल में ही, यानी जीवित रहने के अवस्था में ही, इसने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। समुद्रगुप्त को क्या बनाया था? अपना उत्तराधिकारी। इसी कारण से चंद्रगुप्त प्रथम के जीवन काल में ही उसका पुत्र, जिसका नाम समुद्रगुप्त था, वो अगला गुप्त शासक बनने में सफल रहा। तो ये सब कुछ छोटी मोटी बातें थी। हम समझते हैं कि इसको गैर महत्वपूर्ण आप लोग नहीं मानेंगे, इसलिए कि कुछ बातें काफी महत्वपूर्ण हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसके आदि शासक कौन थे? श्रीगुप्त और घटोत्कच। दूसरी बात यह कि श्रीगुप्त के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? अगर आप ध्यान से नहीं रखेंगे तो उस समय अगर क्वेश्चंस आ जाएगा तो आप 2 सिक्के नहीं पहचान पाएंगे। आप अभिलेख कह दीजिएगा या और कुछ बात कह दीजिएगा। उसके बाद अगला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण इसमें हो सकता है वो ये कि किस अभिलेख से गुप्त वंश का आरंभ घटोत्कच से शुरू होता है? तो प्रभावती गुप्त के पूना और रितपुर अभिलेख से ये पता चलता है। बाकी गुप्त अभिलेख में जो प्रथम शासक बताया गया है वो श्रीगुप्त को बताया गया है। तो ये सब जो आरंभिक शासक थे उससे रिलेटेड जो अनइम्पॉर्टेंट माना जाता है उससे क्वेश्चंस एराइज किया जा सकता है। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में कि उसकी शादी कब हुई, किससे हुई, क्या लाभ हुआ उससे।
गुप्त संवत जारी करने वाला शासक कौन था, या उसने जो अपने विवाह किए कुमार देवी से उसका प्रमाण किन सिक्कों के माध्यम से मिलता है, तो राजा रानी प्रकार के, कुमार देवी प्रकार के, लिच्छवी प्रकार के, तो ये सब सिक्कों के नाम हैं। एक नई बात आपको जानकारी प्राप्त हुई और वो ये कि गुप्तों के समय में सबसे पहले चांदी के सिक्के किसने जारी किए, तो वो सिक्के आमतौर पे पहले में माना जाता था कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के द्वारा जारी किया गया था जो शकों के विजय के उपलक्ष्य में उसने जारी किया था। लेकिन अभी पता ये चला कि नहीं, उसके विवाह के उपलक्ष्य में उसने भी एक चांदी के सिक्के जारी किए थे। तो इस प्रकार से गुप्त वंश में प्रथम चांदी का सिक्का जारी करने वाला जो शासक था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। तो ये सब कुछ प्रश्न है जो प्रश्न ऑब्जेक्टिवली आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। हम समझते हैं कि ये सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। अगले क्लास में नहीं, कल जब हम लोग मिलेंगे तो इसका सबसे महत्वपूर्ण शासक जो है समुद्रगुप्त, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, धन्यवाद।